हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 20 जून और आज के इस वीडियो में हम 20 जून से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज की करंट अफेयर की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक ज़रूरी सूचना देना चाहती हूँ। देखिए, आप सभी जानते हैं कि इंडिया में सबसे पहले करंट अफेयर की क्लास ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के द्वारा ही अपलोड की जाती है। टाइमिंग है 12 बजे, ये रात में 12 बजे ही अपलोड कर दी जाती है। तो यहाँ पर तो ये सवाल ही नहीं उठता कि चैनल किसी और चैनल को कॉपी करता है। हाँ, भले ये हो सकता है कि दूसरे चैनल हमारे कंटेंट को फॉलो करते हों, क्योंकि बाकी चैनल के जो करंट अफेयर है ये सुबह अपलोड होते हैं। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सबसे पहले आप लोगों को करंट अफेयर प्रोवाइड कराता है। और देखिए, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के द्वारा भले ही केवल 10 क्वेश्चन कराए जाते हैं करंट अफेयर के, लेकिन यकीन मानिए ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो कि द हिंदू, जागरण, जोश और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर होते हैं उनका कलेक्शन होता है। और देखिए, एक और सिंपल सी बात है, जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो तो सभी के लिए सेम ही होते हैं। मान लीजिए मैंने आप लोगों को आज पढ़ाया है कि फिनलैंड में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर कौन बने हैं, तो ये क्वेश्चन तो सभी के लिए सेम है। अब वे ऑफ प्रेजेंटेशन अलग अलग चैनलों का अलग अलग हो सकता है कि ये किस तरह से इसे एक्सप्लेन करते हैं, तो ये होती है अलग अलग चैनलों की खासियत। तो एक दूसरे को कंपेयर करके कोई मतलब नहीं है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और मैं आप लोगों को एक ज़रूरी सूचना देना चाहती हूँ, इस संडे को शाम को 7 बजे जीके सामान्य ज्ञान का एक वीडियो आने वाला है, और इस वीडियो में जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर कराए जाएंगे। तो इस संडे को शाम को ये वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में ऑटिस्टिक प्राइड डे ये कब मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 18 जून को। और देखिए, ऑटिस्टिक ये एक तरह की बीमारी है जो कि बच्चों के पैदा होने के दौरान उनके दिमाग में होती है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है इस बीमारी का पता चलता है। और देखिए, इस बीमारी से जो भी व्यक्ति पीड़ित हैं उनके अधिकारों के सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है, ऑटिस्टिक प्राइड डे। मैंने आप लोगों को कुछ समय पहले बताया था वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। और ये जो ऑटिज्म बीमारी होती है इसमें बच्चे का मानसिक विकास रुक जाता है। ऑटिज्म अवेयरनेस डे ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑटिस्टिक प्राइड डे की। देखिए, जो ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया है इसकी थीम क्या रही है? तो इसकी थीम थी द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। तो थीम भी आप याद रखेंगे। अच्छा, 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे तो मनाया ही गया, साथ ही कल मैंने आप लोग बताया था कि सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे ये भी मनाया गया है 18 जून को ही। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 12 जून को मनाया गया है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। 14 जून को मनाया गया है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, जिसकी थीम रही थी सेव ब्लड सेव लाइव्स। और 16 जून को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 18 जून को मास्क डे के रूप में मनाया है? तो देखिए, ये मनाया गया है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। तो कर्नाटक राज्य में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए और कंट्रोल करने के लिए, यानी कि नियंत्रित करने के लिए, मास्क, सैनिटाइज़र और साबुन से हाथ धोने के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए 18 जून को मनाया गया है मास्क डे के रूप में। तो अब हम जान लेते हैं कर्नाटक के बारे में। आप मैप में देख सकते हैं कर्नाटक की लोकेशन, ये किन किन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। कर्नाटक की यदि हम बात करें तो यहाँ की राजधानी क्या है? बेंगलोर। और बेंगलोर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है वृषभावती नदी के किनारे। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं BS येदुरप्पा। गवर्नर है वजुभाई बाला। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं अभय श्रीनिवास ओका। लोकसभा सीटें आती हैं 28, जबकि राज्यसभा सीटें हैं कुल 12। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क यदि हम बात करें तो बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, अंसी और कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ये सभी स्थित है कर्नाटक में ही। एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं, कर्नाटक के बेंगलोर में ही स्थित है कैंप घोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला एयरपोर्ट है। इससे रिलेटेड एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। देखिए, जो कैंप घोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसने अभी हाल ही में मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय एयरपोर्ट यानी कि सर्वश्रेष्ठ रीजनल एयरपोर्ट का अवार्ड अपने नाम किया है।
और कुछ समय पहले ही जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया था, इसे टॉप किया है कर्नाटक ने। देखिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जिसमें इंडिया की रैंकिंग है 52, और इंडिया में ये रैंकिंग यानी कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पर है कर्नाटक। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना सरल की शुरुआत की है? तो देखिए, हाल ही में आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी यानी कि ऑप्शन ए होम फाइनेंस कंपनी ने एक किफ़ायती होम लोन स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है सरल। और इस स्कीम का लाभ विशेष रूप से महिलाएं और उसमें भी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं यानी कि जिनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कमज़ोर है, वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और इस लोन की जो मैक्सिमम लिमिटेशन होगी, ये होगी 35 लाख रुपए, यानी कि 35 लाख रुपए का लोन लिया जा सकता है इस स्कीम के अंतर्गत। और इसी की शुरुआत की है आईसीआईसीआई बैंक ने। इसकी फुल फॉर्म बनती है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 5 जनवरी 1994 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और एमडी सीईओ ये हैं संदीप बख्शी। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन क्या है? तो ये है, हम है ना ख्याल आपका। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोग बताया था कि हाल ही में जो आईसीआईसीआई बैंक है, इसने सैलरी अकाउंट होल्डर्स के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा की भी शुरुआत की है, तो ये भी आप याद रखेंगे। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो एचडीएफसी बैंक है, इसने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एक सॉन्ग लॉन्च किया है। सॉन्ग का नाम है #हम हार नहीं मानेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में ब्रांच ओपन करने वाला ये भारत का पहला बैंक है। यदि हम बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की, तो केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर, ये फैसिलिटी अवेलेबल कराने वाला ये भारत का पहला बैंक बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। और देखिए, ये जो लैब है ये कोविड-19 और विदाउट कोविड-19 दोनों ही तरह के टेस्ट करने में सक्षम होगा। और ख़ास बात ये है इस टेस्ट लैब की कि इसमें जब टेस्ट किया जाएगा उसी दिन इसका परिणाम भी मिल सकेगा। और इसे ही लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है चांदनी चौक, दिल्ली। हाल ही में इनके द्वारा एक किताब लॉन्च की गई है। किताब का नाम है कोविड कथा। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो WHO है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को ही। नेक्स्ट है, हाल ही में 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा या इसे आप कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए, ये भी हाल ही में चुने गए हैं वोल्कन वोस्किर, जो कि हैं तुर्की के, और इन्होंने रिप्लेस किया है तिजानी मोहम्मद बंदे को, जो कि थे नाइजीरिया से। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में। मैंने आप लोग बताया था कि संयुक्त राष्ट्र के कुल 6 पार्ट हैं और इसी 6 पार्ट में से एक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में और अध्यक्ष बन गए हैं वोल्कन वोस्किर। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो एंटोनियो गुटेरेस, ये है यूनाइटेड नेशन के प्रेजेंट टाइम में हेड, जो कि हैं पुर्तगाल से। और WHO ये चर्चे में रहता है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेड हैं टेड्रोस अदानोम। देखिए, अभी मैंने बताया है कि वोल्कन वोस्किर ये बिलोंग करते हैं तुर्की से। तो क्वेश्चन यदि थोड़ा डिफिकल्ट वे में पूछा जाएगा तो ऐसा पूछा जा सकता है कि हाल ही में UNGA के जो अध्यक्ष बने हैं वोल्कन वोस्किर, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तुर्की से बिलोंग करते हैं। तो मैप में देख लेते हैं। आप मैप में देख सकते हैं तुर्की की लोकेशन। तुर्की की यदि हम बात करें तो कैपिटल क्या है? अंकारा। करेंसी है तुर्किश लीरा। प्रेसिडेंट है रजब तैयब इर्दोगान। देखिए, एक क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये किस महाद्वीप में स्थित है। तो देखिए, ऐसे केवल 2 ही देश हैं जिनकी सीमा एशिया में भी लगती है और यूरोप में भी, यानी कि ऐसे 2 देश जो कि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत भी आते हैं और यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत भी, रशिया और तुर्की। हम बात कर रहे हैं तुर्की की। तो देखिए, तुर्की का जो सबसे बड़ा शहर है इस्तांबुल। इस्तांबुल एकमात्र ऐसा शहर है जिसकी सीमा लगती है यूरोप से, बाकी पार्ट लगता है एशिया से। और तुर्की का जो एशिया वाला पार्ट है ये कहलाता है आनातोलिया, और इसका जो पार्ट यूरोप से लगता है वो कहलाता है थ्रेस। तो ये आप याद रखेंगे, जिसमें कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं।
इसे आप थोड़ा जूम करके यदि देखेंगे, देखिए जो एशिया वाला टर्की है और जो यूरोप वाला टर्की है, यानी कि जो पार्ट एशिया के अंतर्गत आता है और जो पार्ट यूरोप के अंतर्गत आता है, इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है बॉस्पोरस स्ट्रेट। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने लगातार 8वीं बार बुंडेसलीगा खिताब अपने नाम किया है? तो देखिए ये जीत लिया है बायर्न म्यूनिख ने, और इसने हराया है बोरुसिया डोर्टमंड को, और इसने 8वीं बार ये खिताब अपने नाम किया है, इसलिए ये आप याद रखेंगे। और यदि ओवरऑल देखा जाए तो ये इसका 30वां खिताब है। ये जो प्रतियोगिता है इसकी शुरुआत हुई थी 1963 से, और कुल 58 बार ये खेला गया है, और 58 बार में कुल 30 बार ये खिताब अपने नाम किया है बायर्न म्यूनिख ने। यदि हम बात करें बायर्न म्यूनिख की, तो ये जर्मन फुटबॉल क्लब है। अब यदि हम जर्मनी को डिस्कस करें तो कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है यूरो। यहाँ की जो चांसलर है एंजेला मर्केल। अभी हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें कि अंजेला मर्केल है टॉप पर। भारत की निर्मला सीतारमण जी को मिला है 34वां स्थान। अच्छा, ला लीगा ये किस कंट्री का फुटबॉल क्लब है? ये है स्पेनिश फुटबॉल क्लब, जिसके ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बनाए गए हैं क्रिकेटर रोहित शर्मा। बार्सिलोना क्लब, तो ये है अर्जेंटीना का फुटबॉल क्लब, और जो फेमस फुटबॉलर है लियोनल मेसी, ये बार्सिलोना के लिए ही खेलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में AIIB ने भारत को कोरोना से लड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है? तो ये दिया जाएगा कुल 5,714 करोड़ का। किसके द्वारा दिया जाएगा? AIIB के द्वारा, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है चाइना के बीजिंग में, और इसी बीजिंग में हेडक्वार्टर स्थित है SCO का, यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो AIIB के मेंबर कंट्रीज है कुल 102। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है क्या भारत इसकी मेंबर कंट्री है? तो हाँ, भारत इसका मेंबर है 2016 से। और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं जिन लिक्विन, जो कि हैं चाइना से। अभी तक यदि आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के जीके ब्रह्मास्त्र PDF को परचेस नहीं किया है, तो इसे आप परचेस कर सकते हैं। इस मास्टर PDF में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और करंट अफेयर के सभी टॉपिक कवर कराए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF ने पद्मश्री पुरस्कार के लिए किसके नाम की सिफारिश की है? तो ये सिफारिश की है IM विजयन के नाम की, और IM विजयन ये एक दिग्गज फुटबॉलर हैं, और इन्हीं के नाम की सिफारिश की गई है खेल मंत्रालय को AIFF के द्वारा। तो इसके बारे में जान लेते हैं। यदि हम बात करें AIFF की, यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1937 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में, और प्रेजेंट टाइम में इसके हेड कौन है? तो ये हैं प्रफुल्ल पटेल। यदि हम बात करें पद्मश्री अवार्ड की, तो आप सभी जानते हैं ये इंडिया का 4th हाईएस्ट ऑनर है। पहले नंबर पर है भारत रत्न, दूसरे स्थान पर है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, उसके बाद स्थान आता है पद्मश्री का। ये तो हुई IM विजयन की बात, जिसके नाम की सिफारिश की है AIFF ने। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें, तो देखिए हाल ही में जो हॉकी इंडिया है, इसने खेल रत्न अवार्ड के लिए रानी रामपाल के नाम की सिफारिश की है, जो कि भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन भी है। साथ ही वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर बनने वाली ये विश्व की पहली हॉकी खिलाड़ी भी बनी है। यदि हम बात करें विनेश फोगाट की, तो देखिए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा विनेश फोगाट का नाम सिफारिश किया गया है खेल रत्न अवार्ड के लिए, और टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली ये भारत की पहली एथलीट हैं, जो कि बिलोंग करती हैं हरियाणा से। यदि हम बात करें हिमा दास की, तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि इसी खेल रत्न पुरस्कार के लिए असम गवर्नमेंट के द्वारा हिमा दास का नाम नॉमिनेट किया गया है खेल मंत्रालय को। जो हिमा दास है ये ब्रांड एम्बेसडर हैं एडिडास की। इसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, एडिडास में लास्ट में डास आ रहा है, यानी कि DS, और हिमा दास, तो ये ब्रांड एम्बेसडर हैं एडिडास की। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिटिश पेट्रोलियम भारत के किस शहर में अपना ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने जा रहा है? तो देखिए ये खोलने जा रहा है महाराष्ट्र के पुणे में। जो ब्रिटिश पेट्रोलियम है ये ब्रिटेन की एक प्रमुख तेल कंपनी है, और अपना व्यापार फैलाने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के पुणे में ये अपना ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर ओपन करने जा रही है, जो कि जनवरी 2021 तक शुरू हो सकता है। और ये सर्विस सेंटर खुलने से लगभग 2000 लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। यदि हम बात करें पुणे की, तो आप सभी जानते हैं ये स्थित है महाराष्ट्र में, और इसी पुणे में स्थित है भारत की रासायनिक प्रयोगशाला यानी कि
केमिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया, ये स्थित है पुणे में। साथ ही आगा खां पैलेस, ये भी पुणे में स्थित है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो दूसरा एडिशन रहा था ये संपन्न हुआ था पुणे में, जबकि तीसरा एडिशन रहा था असम के गुवाहाटी में। एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं, 2 एक्सरसाइज है। मित्र शक्ति जो कि भारत और श्रीलंका के बीच की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, और ई कुवरिन एक्सरसाइज जो कि भारत और मालदीव के बीच एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, और ये दोनों ही आयोजित की गई थी महाराष्ट्र के पुणे में ही। ये तेल कंपनी है ब्रिटेन की, तो आप मैप में देख सकते हैं ब्रिटेन की लोकेशन। ब्रिटेन की यदि हम बात करें तो कैपिटल है लंदन, और मैंने आप लोग बताया भी था ब्रिटेन और फ्रांस इन दोनों के ही बीच में स्थित है डोवर स्ट्रेट, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो इस योजना का नाम है गरीब कल्याण स्वरोजगार अभियान। तो देखिए, भारत में वैसे तो पहले से ही रोजगार की ज़रूरत थी, लेकिन अब लॉकडाउन के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार की ज़रूरत पड़ गई है, और केंद्र सरकार ने हाल ही में बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से इस योजना की शुरुआत की है। ये एक बहुत बड़ी योजना है जो कि अपने अपने राज्यों में वापस आने वाले श्रमिकों को सशक्त बनाने के लिए और उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। देखिए, ये जो अभियान है ये कुल 125 दिनों तक चलेगा, जो कि मिशन मोड के तहत काम करेगा, और इसके अंतर्गत 12 मंत्रालयों को शामिल किया गया है, जैसे कि कृषि मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, पेयजल स्वच्छता मंत्रालय। यानी कि इन मंत्रालय के अंतर्गत जो जो भी काम आएंगे वही काम उन प्रवासी श्रमिकों के लिए अवेलेबल कराया जाएगा, तो उन्हें रोजगार भी मिल सकेगा, और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का जो बुनियादी ढांचा है वो भी मजबूत बनेगा। और इसी की शुरुआत की है केंद्र सरकार ने। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की भी शुरुआत की गई थी, और यहाँ पर स्वनिधि योजना की फुल फॉर्म बनती है स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। सहकार मित्र योजना, इसकी शुरुआत की है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, जबकि बाल श्रमिक विद्या योजना इसकी शुरुआत की है यूपी गवर्नमेंट ने। कल मैंने आप लोगों से पूछा था फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई लिस्ट में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलेब्स में एकमात्र भारतीय, तो ये हैं अक्षय कुमार। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, और एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।